हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जो एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस यूनिट 5A में डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें हम राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा एवं उच्च न्यायालय इससे संबंधित पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे राज्यपाल की। इसमें हम राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखेंगे। इसमें संवैधानिक जो प्रावधान उल्लेखित किए गए, किस अनुच्छेद में इसको क्या शक्ति, क्या कार्य दिया गया, उससे संबंधित हम सभी चीज़ें वो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हम हमारे देश भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वरूप को स्वीकार किया गया है। संघात्मक व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक संघ और कुछ राज्यों से मिलकर, संघ जो कि कुछ राज्यों से मिलकर बना हुआ, और इसी के तहत हमारे संविधान में इनको अलग अलग शक्तियाँ और विषय दिए गए जिनके तहत ये कार्य करेंगे, जिसका प्रावधान हमें पता है कि अनुसूची 7 में, जिसके अंतर्गत संघ से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है, राज्य से संबंधित और कुछ समवर्ती सूचियाँ जो जिस पे कानून दोनों बना सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था, और जैसे भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हम भारत के लेवल पे देखते हैं, जैसे संसद में वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर राज्य स्तर पर देखेंगे तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, इसका प्रावधान किया गया है। विधानसभा तो हमें हर राज्य में मिल सकती है, लेकिन विधान परिषद के लिए सबसे पहले राज्य की विधानसभा के द्वारा बहुमत से एक विधेयक पारित किया जाएगा। इसके बाद यह भारत की संसद में जाएगा। अगर संसद में दोनों सदनों के द्वारा इसको सामान्य बहुमत से प्रस्ताव को अगर पास कर दिया जाता है तो राज्य में भी विधान परिषद का प्रावधान किया जा सकता है। हमारे मध्य प्रदेश में 1956 को ही विधान परिषद के लिए विधेयक पारित कर दिया गया था, परंतु ये संसद के द्वारा इसको अभी तक प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं संविधान में क्या क्या उल्लेख, मतलब जो संवैधानिक प्रावधान किए गए अलग अलग, अब उनका हम प्रावधान देखते हैं। अब जैसे राज्य की विधायिका, यह कानून बनाने की सर्वोच्च निकाय है। जो राज्य में लागू कराए जाने वाले जितने भी कानून हैं वो राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसका हस्ताक्षर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है, और यह विधानसभा के द्वारा कानून बनाए जाते हैं राज्य की विधायिका। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका। विधानसभा के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसका जो क्रियान्वयन है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, इनके द्वारा इसका क्रियान्वित किया जाता है, और जो कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद राज्य की न्यायपालिका, जिसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इनको हम आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की। केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। और यह संघीय ढांचे को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए यह महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख होता है। ऐसा अनुच्छेद 154 में उल्लिखित किया गया है कि राज्यपाल राज्य का एक कार्यकारी प्रमुख होगा, और जितनी भी कार्यवाही होगी राज्य की वो उसके नाम से की जाएगी। राज्य का राज्यपाल देश की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अर्थात राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, परंतु वह अपने स्वविवेक से नहीं, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल का जो कार्यकाल है सामान्य तो 5 वर्ष होता है, परंतु अगर वास्तविक रूप से देखा जाए
तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात इसको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, कहीं भी इसका स्थानांतरण कर सकता है, परंतु अगर सामान्यतः देखा जाए तो 5 वर्ष। अब इसके बाद हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। राज्य जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में उल्लेखित किया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 153 की। इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अर्थात स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बात की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। अब ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अभी ऐसी वर्तमान में ही हमारे जैसे राज्यपाल जो वर्तमान की राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। परंतु लालजी टंडन जो हमारे पूर्व राज्यपाल थे, उनके निधन के बाद इन्हें श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी कार्यकारी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अगर ये प्रावधान देखा जाए तो किसके तहत है, तो 153, तो यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 154 की, राज्य की कार्यपालक शक्ति। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख अर्थात संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा, परंतु हमें पता है कि इसका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ हैं राज्य लेवल पे मुख्यमंत्री इसका प्रयोग करता है, परंतु जो संवैधानिक रूप से जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। उसके अलावा हम इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान क्या है। हम आगे पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, जो कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर होगी, और इससे संबंधित कुछ आयोग, कुछ समितियां भी बनी गई हैं, जिसमें अलग अलग सिफारिशें दी गई कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो। कुछ परंपराएं भी हैं कि संबंधित व्यक्ति राज्य का मतलब उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब बाहरी राज्य का व्यक्ति ही किसी अन्य राज्य में राज्यपाल नियुक्त होगा। ये ऐसी परंपरा भी लागू है, ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है, ये परंपराएं हैं जिन्हें आज फॉलो किया जा रहा है अभी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 156 की, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल अर्थात राज्यपाल की कार्य अवधि। हमने देखा है कि साधारणतः तो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता, परंतु इसका अगर वास्तविक देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता। अगर आप प्रश्न में अगर आंसर ये हो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, तो इसी को ही विकल्प में चयन किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके भी दे सकता है। अब इसके बाद हम अनुच्छेद 157 की बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए होने वाली अर्हता अर्थात इसकी योग्यता क्या हो। सबसे पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उसके लिए आयु 35 वर्ष। और जो योग्यता है इसके लिए हम अनुच्छेद 157 और 158 इन दोनों को साथ में पढ़ना जरूरी है। 157 में तो हमने उल्लेखित किया गया है मतलब संविधान में कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो उन्होंने। उसके अलावा राज्यपाल की कार्यकाल की दशाएं, इसमें उल्लेखित है कि वह लाभ के पद पर ना हो, उसके अलावा वह संसद अर्थात लोकसभा या राज्यसभा इसमें किसी भी मतलब ये सांसद ना हो यहाँ का, या विधानसभा इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो इसका सदस्य है और उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो उसी तारीख से ये अपनी सदस्यता इसकी त्याग देगा। उसके बाद हम राज्यपाल की शपथ, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। एक राष्ट्रपति से संबंधित और एक राज्यपाल, इन दोनों का ही शपथ से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में किया गया है। बाकी सभी का उल्लेख हमारी अनुसूची 2 में अनुसूची 3 में उल्लेखित किया गया है। और ये जो राज्यपाल है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेगा। इसके बाद हम अनुच्छेद 160 की बात करते हैं।
अगर कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य होंगे। अर्थात ऐसे उपबंध जिनका संविधान में उल्लेखित नहीं किया हुआ और कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ आ जाती है तो राज्यपाल के क्या कार्य हो सकते हैं, वो क्या कर सकता है, ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 160 में किया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो था अनुच्छेद 72 में, और राज्यपाल में देखा जाए तो 161 में। आप इसको एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। जैसे 1 और 6 7 और ये फर्स्ट और दोनों को ऐड करके देखो तो 72। आप अधिकतर अनुच्छेद में देखोगे तो आपको सेम ही चीज़ें मिलेगी। अभी मैं आगे भी इनको डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 72 में जहाँ राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति का उल्लेखित किया है तो राज्यपाल के लिए 161 में इसका प्रावधान किया गया है। अब इसमें राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति से कम है, मतलब वो क्षमादान में कुछ शर्तें हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको क्षमादान राज्यपाल नहीं कर सकता, उसको सिर्फ क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। परंतु मृत्युदंड की सज़ा को वह कम कर सकता, अर्थात वो सिर्फ क्षमा तो नहीं कर सकता लेकिन मतलब कुछ हद तक उसका लघुकरण कर सकता है, अर्थात उसको मृत्युदंड से वह आजीवन कारावास तक परिवर्तित कर सकता है। उसके अलावा वो किसी व्यक्ति को दंड को वह क्षमा कर सकता है, नॉर्मल जो सामान्य दंड दिया गया। उसके बाद वो दंड को परिविलंबन अर्थात उसको कुछ दिनों के लिए टाल सकता है, विराम कुछ दिन के लिए रोक सकता, परिहार अर्थात उसकी जैसे कोई सश्रम अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया तो उसको बिना श्रम के भी मतलब उसकी प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है। उसके बाद निलंबन, परिहार और लघुकरण, दंड को लघुकरण छोटा कर सकता है, 2 साल को 1 साल 6 महीने कर सकता है। अब हम राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति की सीमा देखते हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 162 में किया गया। अर्थात किसी राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही राज्यपाल अपना कार्य मतलब उसकी शक्ति का विस्तार किया गया है, ये ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 162 में किया गया। अब एक हम देखते हैं अनुच्छेद 163, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसको हम आगे मंत्रिमंडल विधानसभा इसमें और अच्छे से देखेंगे। इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल अपने जितने भी कार्य है वो एक मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा और जो मंत्री परिषद है उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अर्थात हम जब मुख्यमंत्री और विधानसभा से संबंधित आगे कुछ देखेंगे तो इन्हीं अनुच्छेदों पे और विस्तार से बात करेंगे, परंतु आपको ये राज्यपाल से संबंधित है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का कार्यान्वयन मतलब अर्थात अपने कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री जिसकी अध्यक्ष मतलब मुख्यमंत्री एक प्रधान होगा जिस मंत्री परिषद का, उसकी सलाह पर कार्य करेगा। उसके बाद एक अनुच्छेद है 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, अर्थात इनकी नियुक्तियां, कार्यकाल, वेतन इत्यादि संबंधित प्रावधान 164 में। जैसे नियुक्ति की बात की जाए तो इसमें हम मंत्री की बात किया, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और इनका कार्यकाल, वेतन इत्यादि इनका प्रावधान भी अनुच्छेद 164 में किया गया। अब ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वैसे तो हम इनको आगे आने वाले टॉपिक जैसे मंत्रिमंडल है, विधानसभा में भी देखेंगे, परंतु इसमें जो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम उसको अभी देख रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 167, इसमें राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दायित्व देगा अपने किए गए कार्य से संबंधित, उसी तरह मुख्यमंत्री अपने द्वारा जो भी कार्य है उसकी सूचना राज्यपाल को देगा और यह उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। अब इसके अलावा एक अन्य अनुच्छेद 175, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार, अर्थात वह दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और 176 के तहत वो विशेष संबोधन दे सकता है दोनों के लिए, अर्थात विशेष अधिवेशन का प्रावधान किया गया है राज्यपाल के लिए कि राज्यपाल दोनों सदन, अगर किसी राज्य में दोनों सदन है तो अगर विधानसभा है तो उसमें विशेष संबोधन कर सकता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, इस पर विधेयक पर सहमति, जिसे राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना।
हम अनुच्छेद 200 की बात की जाए तो इसमें उल्लेख किया गया है कि जो राज्य की विधानसभा है वो कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधेयक पास करेगी अपने विधानसभा से, और वह राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेगा। परंतु यहाँ पे अनुच्छेद 200 में उल्लिखित किया गया है कि राज्यपाल उस अनुच्छेद के संबंध में अपनी क्या क्या शक्तियों का यूज़ कर सकता है। जैसे वो विधेयक को सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, या उसके अलावा अनुच्छेद 201 इसके द्वारा वो राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको सुरक्षित रख भी सकता है। तो ये दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। सामान्यतः 200 के तहत वो स्वीकृति दे सकता है, उसे अपने पास रख सकता है, या विधानसभा को वापस पुनः विचार के लिए भेज भी सकता है। परंतु 201 की शक्ति के तहत वो राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको सुरक्षित रख सकता है, और इसका अंतिम निर्णय फिर राष्ट्रपति लेगा कि उसको पास करना है या नहीं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब 213 में राज्यपाल उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा का सत्र जारी नहीं हो और किसी कानून जारी करने के लिए मतलब कुछ आकस्मिकता, मतलब अत्यंत ज़रूरत है कानून बनाने की, तो ऐसे समय राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे 123 में राष्ट्रपति कर सकता है, सेम उसी तरह 213 के साथ राज्यपाल। परंतु इसकी सीमा है कि वह राज्य विषय पर ही या समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करेगा, और राष्ट्रपति किसी भी विषय पर कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 217 की। राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना, अर्थात उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति, राज्यपाल प्लस उच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय के मतलब अर्थात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन दोनों की सलाह पर ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अब हम एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 233, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके अलावा अनुच्छेद 234 इसके तहत राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति करेगा जिला न्यायाधीशों को छोड़कर, अर्थात कुछ न्यायिक पद का सृजन किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि MPPSC के द्वारा CJ चीफ जस्टिस CJ की वैकेंसी निकाली जाती है। ये न्यायिक सेवा के पद हैं, और इनकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल न्यायिक सेवा की सिफारिश और उच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद ही इनकी नियुक्ति करेगा। तो ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 234 में किया गया है। अब हम राज्यपाल के कार्य से संबंधित कुछ प्रावधान जो कि संविधान में किए गए उससे संबंधित बात करेंगे। जैसे राज्यपाल के कार्य, ये इसकी शक्तियाँ, कि राज्यपाल की क्या कार्य है, क्या शक्तियाँ हैं, अब हम उसका देखते हैं। जैसे सबसे पहले उसकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं, विधायी शक्तियाँ क्या हैं, वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, उसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, और उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी शक्तियाँ, या उसके कार्यकारी कार्य क्या हैं। जैसे राज्य सरकार के कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होंगे। हमें बताया अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो सभी कार्य उसी के नाम पे होंगे। उसके अलावा ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात जब तक विधानसभा में इनका विश्वास मत हासिल हो तब तक यह पद पर रह सकते हैं, और जहाँ इनका विश्वास मत खो चुकेंगे राज्यपाल इन्हें कभी भी हटा सकता है उस विश्वास मत खत्म होने के बाद। उसके बाद हम ये इसकी कार्यकारी शक्ति की बात की जाए तो ये कुछ प्रमुख संवैधानिक पद है उनकी संवैधानिक अधिकारी उनकी नियुक्ति करता है। जैसे राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया। जैसे अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, उसी के तहत राज्य में भी महाधिवक्ता होगा और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य का निर्वाचन आयुक्त। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के में है, और आपको पता हुआ ये 73rd अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है।
तो राज्य निर्वाचन आयुक्त इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होगी। हमें पता अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा संघ लोक सेवा इसका प्रावधान किया गया है। तो इनके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु हमने पढ़ा है आयोग में कि इनको हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है, अगर राज्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य नहीं कर रहा, अर्थात संवैधानिक जो कार्य दिए उसका उल्लंघन करता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, अर्थात आपातकाल की घोषणा की जाए। ये इसकी कार्यकारी शक्ति है। अब हम इसकी कुछ विधायी शक्तियाँ इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 175 की, जिसे राज्यसभा का जो विधानसभा उसके सत्र को आउट करना अर्थात प्रारंभ करना, सत्रावसान अर्थात सत्र को समाप्त करना या विघटित करना अर्थात विधानसभा को खत्म ही कर देना। इसके बाद पुनः चुनाव होंगे और फिर से नई विधानसभा का गठन होगा। और ये विघटित तो हमें पता है कि ये जब विश्वास मत अगर सरकार खो चुकी तभी पारित कर सकता, लेकिन सत्र आहूत और सत्रावसान यह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसकी सिफारिश पर ही करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 176 की। इसमें विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के अर्थात मतलब पहले जब भी नई विधानसभा का गठन होता तो उसका पहला सत्र या प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र उसको राज्यपाल के द्वारा उसका संबोधन किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 333 इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित एक सदस्य की नियुक्ति अर्थात उसको मनोनीत कर सकता है। हमें पता मध्य प्रदेश में विधानसभा में कुल 230 सीटें प्लस एक एंग्लो इंडियन अर्थात ऐसा सदस्य जिसका मतलब आंग्ल भारतीय ऐसे सदस्य जो पहले तो विदेशी थे परंतु भारत के गठन होने के बाद ये भारत में रह गए और इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली गई। तो ऐसे सदस्य जिनका विधानसभा में प्रॉपर बहुमत ना हो तो उस समय राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अभी वर्तमान में कोई भी सदस्य न लोकसभा में न विधानसभा में आंग्ल भारतीय समूह अभी नियुक्त नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय लेगा। अर्थात विधानसभा का जो सदस्य है अगर वह निर्वाचन आयोग ने उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया है तो उसे राज्यपाल हटा सकता है। उसके बाद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर शक्तियाँ, हमने अनुच्छेद 200 की पहले भी बात की थी, हम एक बार फिर से देख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 200 में उल्लेखित किया गया है कि विधानमंडल के द्वारा जो भी विधेयक पास किया जाएगा उसमें राज्यपाल उसको या तो स्वीकार कर सकता है या उसकी स्वीकृति को रोक सकता है। वो 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब हम कुछ राज्यपाल की वित्तीय कार्य उसकी शक्तियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 202। इसमें उल्लेखित किया गया कि राज्य का बजट अर्थात राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यह राज्यपाल के द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा इसमें विधानमंडल में रखा जाएगा। अर्थात राज्यपाल राज्य बजट को विधानसभा के में रखा जाएगा उसकी सहायता से। उसके बाद हम धन विधेयक की बात करते हैं। जो धन विधेयक होगा वो अनुच्छेद 199 में उल्लेखित किया गया है कि वह राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाएगा और कोई भी अनुदान की मांग राज्यपाल की बिना सहमति के विधानसभा में नहीं रखी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य की आकस्मिकता निधि, इससे तहत जो भी अप्रत्याशित अर्थात आकस्मिक व्यय के लिए राज्यपाल अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। उसके बाद ये 73 अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है 243I
इसमें उल्लेखित किया गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह उल्लेख है अनुच्छेद 243I में। अब इसके बाद हम कुछ न्यायिक कार्य देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 161, इसको हम देख चुके हैं। राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति। हमने अच्छे से पढ़ा है कि मृत्युदंड को तो क्षमादान नहीं कर सकता, परंतु अन्य जो दंड दिए गए उसको परिवर्तित कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 217, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उल्लेखित किया गया है कि जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश है हम उच्चतम न्यायालय का, उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 233 की। इसमें उल्लेखित किया गया कि राज्यपाल जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के द्वारा करेगा। और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 234, इसको हम पहले देख चुके हैं कि राज्य न्यायिक सेवा जैसे सीजे, जिसकी एमपीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम निकाली जाती है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल, उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग इनके परामर्श के द्वारा इनकी नियुक्ति करेगा। अब सभी उसके अलावा कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी राज्यपाल को दी गई है, जैसे अनुच्छेद 200। इसमें विधेयक को राज्यपाल या तो अपनी सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है, यह अनुच्छेद 201 के तहत वो राष्ट्रपति को उसको विचार के लिए रोक सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 356, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। उसके अलावा एक अनुच्छेद है 164, इसमें है कि अगर जो राज्य सरकार है अगर वो स्पष्ट बहुमत अगर चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हुआ हो, तो अगर गठबंधन की सरकार है तो यह बहुमत प्राप्त दल का नेता उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, और अगर बहुमत प्राप्त न हुआ है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है। उसके बाद विधानसभा में अगर सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है तो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने अथवा त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। उसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव, अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए गए तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, उसे विघटित कर सकता है। उसके बाद राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। उसके बाद हम कुछ समितियां देखते हैं जिन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ सिफारिशें दी गई हैं। सबसे पहली समिति है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। यह वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है। इनकी सिफारिश थी कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल विशेष से जुड़ा ना हो। यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इनकी सिफारिश थी। उसके बाद एक अन्य समिति है राजमन्नार समिति, जिसका गठन वर्ष 1970 में किया गया था, और इसमें उन्होंने सिफारिशें दी है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी उसमें राज्यों का भी शामिल किया जाए, अर्थात राज्य सरकार का भी रोल हो कि वह उसकी अपनी कुछ स्वीकृति दे, अर्थात उनकी सिफारिशें राष्ट्रपति उसके बाद उनकी सहमति दे सकता है। उसके अलावा जैसे अनुच्छेद 356 में जब संवैधानिक प्रावधान हो, राज्य में अगर ढंग से नहीं चल रहे सुचारू रूप से, अगर संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के बाद वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उसके बाद हम एक और अन्य समिति देखते हैं सरकारी आयोग। इसको वर्ष 1983 में गठित किया गया था, जो केंद्र राज्य से संबंधित थी। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ये न तो राज्यपाल के अधीन है, राज्यपाल न तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न उसका कार्यकाल केंद्र सरकार का कार्यकाल है। अर्थात केंद्र में अगर केंद्र सरकार विश्वास खो देती है तो जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया उससे भी हटा दिया जाए। इसके लिए यह सरकारी आयोग ने सिफारिश की गई थी।
अब हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राज्यपाल उनकी बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं पट्टाभी सीतारामैया की। ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल था 1956 से लेकर 1957 तक। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे और ये मध्य प्रदेश के भारतीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष अर्थात INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये गांधीवादी, प्रख्यात आचार्य एवं व्याख्याता और उच्च कोटि के लेखक भी रह चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर। इनका कार्यकाल है 1957 से लेकर 1965 तक। ये मध्य प्रदेश की द्वितीय राज्यपाल थे। और एक महत्वपूर्ण बात, इनका जो कार्यकाल है वो मध्य प्रदेश के अभी तक के सभी राज्यपाल में सर्वाधिक लंबा है, अर्थात सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे श्री हरि विनायक पाटस्कर, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री KC रेड्डी। ये हमारे तीसरे राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। इनका जन्म कर्नाटक मैसूर में हुआ था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल हैं, इसकी लिस्ट दी गई, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे पहले पट्टाभी सीतारामैया थे प्रथम, दूसरा हरि विनायक पाटस्कर सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के लिए, फिर KC रेड्डी थर्ड नंबर पे, फिर जस्टिस PV दक्षिण एक्टिंग, ये पहले कार्यकारी राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। फिर KC रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा, श्री निरंजन नाथ वाचू, चिपुदीरा मुथाना, भगवत दयाल शर्मा, फिर जस्टिस GP सिन्हा, ये भी कार्यकारी थे। उसके बाद भगवत दयाल शर्मा, जस्टिस GP सिन्हा, भगवत दयाल शर्मा, KM चांडी और जस्टिस ND ओझा। इसके अलावा कुछ और अन्य राज्यपाल, एक KM चंडी। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीमती सरला अग्रवाल की। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम महिला राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की, श्रीमती सरला अग्रवाल। इनका कार्यकाल था सन 1989 से 1990 का। उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल जैसे महमूद अली खान, मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर। 2019 की PSC में इससे संबंधित प्रश्न पूछा था, तो ये IMP, इनको नाम देख लेना आप। राम प्रकाश गुप्त, उसके बाद कृष्ण मोहन सेठ, बलराम झाकड़, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, OP कोहली, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो वर्तमान में कार्यकारी राज्यपाल है, लालजी टंडन और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इनसे संबंधित कुछ हम देख लेते हैं। अभी लालजी टंडन, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था 31 जुलाई 2020 को, और ये इसके पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, अर्थात ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है लालजी टंडन, और इनका हाल में निधन हो चुका है, तो ये IMP है, इसको याद रख लेना। और अभी वर्तमान में हमारी कार्यकारी राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। हमने अनुच्छेद 153 में पढ़ा था कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ उसमें प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उसका राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी के तहत ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और इनसे संबंधित एक फैक्ट और है, ये इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ MPSC जंक्शन चैनल को आप लाइक कीजिए, और आपके अगर कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इससे संबंधित अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आप सीधे MPSC जंक्शन सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा उसमें शो करेगा। धन्यवाद।